तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी प्रीवियस ईयर इंग्लिश क्वेश्चन की। आज की वीडियो में हम पटवारी के सारे इंग्लिश के पर्सन एक साथ करने वाले हैं और इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि कितने पर्सन कहाँ से आते हैं और आपको कितना डीपली पढ़ना है। और मैं बताऊंगा कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको जिससे आपका पेपर और आसान हो जाएगा। अपन कोशिश करेंगे कि अपन 10 में से 10 क्वेश्चन सही कर सकें पटवारी के आने वाले एग्जाम के और 20 नंबर ला सके। एक एग्जाम में 20 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पेपर के साथ। देखिए, मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं कि आपके 5 क्वेश्चन आते हैं ग्रामर से और 5 आते हैं पैराग्राफ से। तो पैराग्राफ लंबे लंबे आएंगे आपके, वो आपको उलझाने की कोशिश करेगा। तो आपको हमेशा ये नहीं होना कि सीधे प्रश्नों पे कूद जाना है। पहले आराम से धीरे धीरे पैराग्राफ पढ़ो, चाहे टाइम लग जाए, क्योंकि ये एक पैराग्राफ आपको 10 नंबर दे के जाएगा। शुरू से आखिर तक पैराग्राफ पढ़ना। और मैं कोशिश करूंगा कि उनकी भी मदद कर सकूं जिन्हें इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, नहीं सॉरी, जिन्हें इंग्लिश का हिंदी अर्थ नहीं करना आता। देखो, पढ़नी तो आनी पड़ेगी आपको, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, वो तो करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है अपने 2021 का पेपर, क्योंकि जहां तक मेरे को पता है कि 2021 में इंग्लिश जुड़ी थी, है ना। उससे पहले शायद पटवारी के एग्जाम में इंग्लिश थी नहीं, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने जैसे पेपर देखे तो उनमें मेरे को इंग्लिश मिली नहीं पहले वालों में, है ना। तो 4 पेपर हुए थे, तो पहले उनको सोल्व कर लेते हैं ना अपन। तो देखो, पहला देखो, थोड़ा सा जुकाम हो रहा है। द रिवर ऑफ इंडिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइव्स ऑफ इंडियंस। कि जो इंडिया की नदियां हैं वो इंडिया के लोगों की जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दे प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर, चीप ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइवलीहुड। वो पानी देती है, चीप ट्रांसपोर्ट देती है, इलेक्ट्रिसिटी देती है ना। और लाइवलीहुड, कई लोगों को आमदनी प्रदान करती है, मतलब जिनकी जिंदगी सिर्फ नदियों से चलती है, जैसे मछुआरे वगैरह हो गए और हो गए ना, आप समझते हो। फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑल ओवर द कंट्री, वही बात है कि बहुत सारे लोगों को आमदनी देती है। दिस इजिली एक्सप्लेन व्हाई नियरली ऑल द मेजर सिटीज ऑफ इंडिया आर लोकेटेड बाय द बैंक्स ऑफ रिवर। और यह चीज अच्छी तरह से अपने को समझा देती है कि क्यों भारत के सारे बड़े शहर नदियों के किनारे पे मतलब बसे हैं। ये बात तो आप अब छोड़ो, आप पुराने जब सभ्यता देखोगे तब भी आपको पता चलेगा कि हर सभ्यता किसी ना किसी नदी के किनारे बसी है। चाहे आप कालीबंगा ले लो, वो घग्गर नदी के किनारे। गणेश्वर ले लो, वो किसके किनारे है? कांतली नदी के किनारे है। आप आहड़ ले लो, वो किसके किनारे है? बेड़च नदी के किनारे है ना। और आप अगर और ऊंचे लेवल पे जाओ तो सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे बसी थी। तो कारण ये होता है कि नदी के किनारे बसने पर फायदा ये मिलता है कि खेती के लिए पानी मिल जाता है, और भाई जो नदी है उनसे खाना भी मिल जाता है, मछली वगैरह भी। तो इससे होता है ये है कि जीवन आसान हो जाता है लोगों का। द रिवर ऑल्सो हैव एन, है ना, इम्पोर्टेंट रोल इन हिंदू रिलीजन, की भाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हिंदू धर्म के अंदर भी नदियां। एंड आर कंसिडर होली बाय ऑल हिंदूज, और हर हिंदू के द्वारा वो धार्मिक मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है, क्योंकि नदी को हिंदू अपनी माँ के समान मानते हैं। बाकी धर्मों में नदियों का इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है जितनी हिंदू धर्म में, सॉरी, है ना। 7 मेजर रिवर्स अलोंग विथ द न्यूमरस ट्रिब्यूटरी मेक अप द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, है ना। 7 बड़ी नदियां और उनकी सहायक नदियां ही भारत का सारा ड्रेनेज सिस्टम है ना, वो तैयार करती है। आगे चल रहे हैं, आपको थोड़ा याद रखना है, मेरे साथ साथ पढ़ना है। अब जैसे अगला पेज आ गया ना, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से पढ़ने की कोशिश करो। अपने वीडियो प्ले कर लेना ताकि मैं आपको पढ़ के सुना दूं। द लार्जेस्ट बेसिन सिस्टम ऑफ द रिवर ऑफ द रिवर्स पुश देयर वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। कि जो ज्यादातर बड़ी नदियां है ना, या जो ज्यादा बड़ा बेसिन है, वो अपना पानी किस में, जो गंगा गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, वो अपना पानी कहाँ ले जाता है? वो अपना पानी ले जाता है वे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। However, some of the rivers whose courses take them through the western part of the country and toward the east of the state of हिमाचल प्रदेश empty into the Arabian Sea। कि भाई कुछ ऐसी नदियां हैं जो क्या है, भारत की पश्चिमी तौर पे बहती है, पश्चिमी हिस्से में बहती है, और वो हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश की क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द कंट्री टुवर्ड द ईस्ट ऑफ द, हिमाचल प्रदेश के पूर्व वाली नदियां, है ना। और वो अपना पानी कहाँ लेके जाती है? अरेबियन सी में लेके जाती है। पार्ट ऑफ लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ अरावली, की लद्दाख का पार्ट और उत्तर पश्चिम में अरावली का पार्ट, उत्तर पश्चिम में अरावली का पार्ट लेट देयर
थार डेजर्ट हैव इनलेट ड्रेनेज। और थार डेजर्ट के जो एरिड एरियाज है ना, वो क्या करते हैं, उनका जो जल है वो किसी मतलब और स्रोत तक पहुंच ही नहीं पाता, बीच में ही सूख जाता है, जिन्हें हम आंतरिक अपवाह तंत्र कहते हैं ना हिंदी में। आपने सुना होगा, आप जीके पढ़ रहे हो। अब देखो आगे ये बात और लिखी हुई है कि ऑल मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग मेन वाटरशेड। कि जो बड़े 3 या 4 वाटरशेड है ना, उनसे ही भारत की लगभग सारी नदियां निकलती है। जैसे अपनी राजस्थान की लगभग नदियां अरावली से निकलती है ना। और भारत की सारी बड़ी नदियां हिमालय या काराकोरम रेंज से निकलती है। और वेस्ट की है जो सह्याद्री, वेस्टर्न घाट इन वेस्टर्न इंडिया, और कहाँ पे, विंध्या और सतपुड़ा रेंज से भी बहुत सी नदियां निकलती है। अब हिमालय के जो ग्लेशियर्स है ना, इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 रिवर बेसिन। कि हिमालय के ग्लेशियर्स को आप 3 नदियों के साथ बांट सकते हो। यानी हिमालय की ग्लेशियर से 3 बड़ी नदियां निकलती है ना, उनमें सबसे बड़ी है सिंधु नदी, है ना। सिंधु नदी है, फिर आती है गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्योंकि सिंधु नदी है ना, द इंडस बेसिन हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स। इसके पास 3500 ग्लेशियर है, सिंधु नदी के पास 3500 ग्लेशियर है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। वेयर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन कंटेन अबाउट 166 ग्लेशियर्स रिस्पेक्टिवली। वहीं गंगा के पास 1000 ग्लेशियर है, और जो ब्रह्मपुत्र है ना, उसके पास 660 ग्लेशियर है। ये डाटा आपको याद रखना है। गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया। और इंडिया के अंदर बहने वाली नदियों में गंगा का जो जल घेराव क्षेत्र है ना, वो सबसे ज्यादा है। However, these rivers are just three among many। हालांकि ये 3 नदियां बहुत सी नदियों में से एक है। और भी नदियों के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, तापी रिवर हो गई, और गोदावरी रिवर हो गई। तो टोटल 7 नदियों के नाम दिए गए, 6 नदियों के नाम दिए गए, सॉरी। कौन सी थी? अपनी थी सिंधु नदी है, और उसके बाद गंगा आ गई, उसके बाद ब्रह्मपुत्र आ गई, फिर नर्मदा का नाम लिया गया है, तापी का नाम लिया गया है, और गोदावरी का नाम लिया गया है। 6 नदियों का नाम याद रखना। बात करते हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू द पैसेज, है ना, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के हिसाब से द मेजर रिवर्स इन इंडिया, जो इंडिया की जो बड़ी रिवर्स है, वो अपना पानी ले जाती है, ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, आपको और मेरे को अपना ओपिनियन नहीं देना है, अपने को सिर्फ और सिर्फ पैसेज के हिसाब से ही चलना है। तो पैसेज में ये क्या बोल रहा है? पैसेज में ये बोलता है कि बड़ी नदियां अपना पानी बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, कुछ नदियां अपना पानी अरब की मतलब अरब समुद्र में या अरब की खाड़ी में लेके जाती है, या कच्छ की खाड़ी में लेके जाती है, और कुछ नदियां बीच में ही सूख जाती है। यानी 3 तरह के ड्रेनेज सिस्टम हो गए, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, और इनलेट ड्रेनेज सिस्टम। तो देखो, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, और इनलेट ड्रेनेज सिस्टम। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी सही। आगे चलते हैं। अब देखो, जिनको इंग्लिश पढ़नी तो आती है लेकिन हिंदी अर्थ नहीं करना आता ना, वो ये सेम नाम ढूंढ लेना। किसमें? पैसेज में। अगर आपको नाम मिल गए तो आपका ऑप्शन सही है। समझ गए आप मेरी बात? ये सेम नाम ढूंढ लेने हैं आपको, और आपको ऑप्शन में जाना है, और मतलब पैसेज में जाना है, सेम नाम ढूंढने अगर मिल गए तो आपका ऑप्शन सही है। ये चीज करनी है। अब मैंने आपको बताया था कि सिंधु नदी के पास तो 3500 ग्लेशियर है, गंगा नदी के पास 1000 है, और ब्रह्मपुत्र के पास कितने हैं? 660 है। देखो, ये 600 नहीं है, ये सारे 660 है ना, ये चीज ध्यान रखना। गलत टाइप हो गया मेरे से। 660 है ना, 660 है। तो देखो, अब यहाँ पे सीक्वेंस क्या दे रखा है, इसने पहले बोल रखा है 1000, फिर बोल रखा है 600, फिर बोल रखा है 3500। तो अपन क्या करेंगे, पहले 1000 किसके थे? गंगा के थे। फिर 660 किसके थे? ब्रह्मपुत्र के थे। और फिर 3500 किसके थे? इंडस के थे। तो बस ये ऑप्शन ढूंढना है अपने को, ये कहाँ पे। देखिए, इसमें पहले ब्रह्मपुत्र आ गया, ये गलत हो गया। इसमें इंडस आ गया पहले, ये गलत हो गया। देखो, इसमें गंगा पहले, लेकिन इसमें बाद में इंडस आ गया, बाद में तो अपने को ब्रह्मपुत्र चाहिए, तो ये भी गलत है। ये ऑप्शन सही है, इसमें पहले गंगा है, फिर ब्रह्मपुत्र है, फिर इंडस है ना। तो ये ऑप्शन अपना सही होगा। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, द रिवर इन इंडिया प्ले ए पिवटल रोल बिकॉज। भाई, पैसेज के हिसाब से जो भारत की नदियां हैं वो पिवटल रोल करती है, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्यों? ये पूछ रहा है क्यों निभाती है। क्योंकि वो प्रोवाइड करती है पोर्टेबल वाटर को, है ना। दे प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर, बिल्कुल बात है, सही है, ये बात अपन ने पैसेज में पढ़ी है। दे आर इम्पोर्टेंट ओनली टू हिंदूज। अब देखो, पैसेज में ये नहीं कहा गया
कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए जरूरी है। पैसेज में कहा गया है कि ये हिंदुओं के लिए जरूरी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हिंदू नाम नहीं लिया गया है, तो ये अपना गलत हो जाएगा। क्योंकि पैसेज में ये भी कहा है कि सारे भारतवासियों के लिए जरूरी है, तो उसमें मुसलमान भी आ जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं, ईसाई भी आ जाते हैं, जैनी भी आ जाते हैं, बौद्ध भी आ जाते हैं, तो सभी धर्म के लोग आ जाते हैं। तो ये ऑप्शन गलत होगा। फिर क्या है? प्रोवाइड चीप ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है नदियों पे बांध बनाए जाते हैं, जिससे अपने को बिजली मिलती है। और फिर क्या किया जाता है कि चीप ट्रांसपोर्ट भी है। आपको पता है जो जलीय जल मार्ग होते हैं ना, जो जल मार्ग होते हैं वो सस्ते होते हैं सड़क और वायु मार्ग से। कैसे? कि आपने जितने भी देखे हैं बड़े बड़ी कंपनियां हैं, वो अपना माल इंपोर्ट करती है तो वो शिप में भर के आता है, कंटेनर्स के अंदर, है ना। तो वो क्या, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है बाकी दोनों से, सड़क से और एयर से। दे आर लोकेटेड नियर ऑल मेजर सिटीज इन इंडिया। सिंपल सी बात है कि हर बड़ी सिटी है जो इंडिया की, वो किसी नदी के किनारे है। दे आर मीन टू अर्न लाइवलीहुड फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और नदियों से बहुत से लोगों की आमदनी भी चलती है। अब देखो कैसे चलती है। कुछ लोग उसमें ट्रांसपोर्ट करके कमा लेते हैं, कुछ लोग नाव चला के कमा लेते हैं, कुछ लोग मछलियां पकड़ के कमा लेते हैं। अब मान लो कोई डैम बना हुआ है, वो भी किसी नदी पे है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस डैम को चलाते हैं। इंजीनियर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, कुछ लोग डैम्स बनाते भी हैं। तो क्या हो गया कि बहुत से लोगों की आमदनी का जरिया है। तो अब अपने ऑप्शन कौन कौन से सही है? एक, दो गलत है ही, तीन, चार, पांच, अपने को ये ढूंढना है ना। तो देखो पहले वाले में तो सारे दे रखे, है ना। कहाँ गया? पहले वाले में तो सारे दे रखे, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो ये तो गलत हो गया। फिर देखो इसमें दे रखे हैं तीन और चार, है ना, ये भी गलत है। अपने को चाहिए एक, दो, तीन, चार, पांच, तो इसमें देखते हैं। इसमें पांच भी है, अपने को पांच चाहिए। इसमें तीन भी है, अपने को तीन भी चाहिए। इसमें एक है, अपने को एक भी चाहिए। और इसमें चार है, अपने को चार भी चाहिए। तो सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखो ये कह रहा है ऑल द मेजर इंडियन रिवर्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग वाटरशेड। तो ये कह रहा है कि भाई भारत की जितनी भी नदियां है ना, है ना, वो कहाँ से निकलती है। तो देखो अपने आपको चाहे पता हो और ऑप्शन में चाहे और भी नाम दे रखे हो, लेकिन अपने को वही नाम ढूंढने हैं जो पैसेज में दिए गए, है ना। तो आप पीछे जाओगे ना पैसेज में, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। देखो ये नाम दिए हुए, अरावली, हिमालय, काराकोरम। एक राजस्थान का सोर्स दिया गया है जो है अरावली। फिर हिमालय आ गया, काराकोरम आ गया, फिर सह्याद्री आ गया, वेस्टर्न घाट आ गया, फिर विंध्य आ गई और सतपुड़ा आ गया। तो यही बस अब ऑप्शन में देख लेते हैं आपको कि भाई काराकोरम आ गया, हिमालय आ गया, अरावली आ गई। हिंदू कुछ नहीं दे रखा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। इधर देख लेते हैं। हिमालय आ गया, काराकोरम आ गया, अरावली आ गई, वेस्टर्न घाट आ गई, विंध्य आ गई, सतपुड़ा नहीं गई, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो हिमालय आ गई, काराकोरम आ गई, अरावली आ गई, ये सही है। नंगा पर्वत आ गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं। हिमालय आ गई, काराकोरम आ गई, काराकोरम आ गई, सह्याद्री आ गई, विंध्य आ गई और सतपुड़ा आ गई, है ना। तो बचा कौन सा? इसमें वेस्टर्न घाट और लिखा था शायद, है ना। वेस्टर्न घाट, तो डी सही हो जाएगा आपका। शायद टाइपिंग में मिस्टेक है, क्योंकि ऐसे तो कोई ऑप्शन सही नहीं होगा और सबसे परफेक्ट है वो डी है। तो इसमें वेस्टर्न घाट और लिखा होगा। Which of the following include all river mentioned in the entire passage? देखो मैंने आपको बताया था कि पैसेज में 6 नदियों के नाम लिए गए थे। गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई और इंडस नदी होगी, तीन तो ये होगी। फिर 3 नदियों के नाम और लिए गए थे, वो और देख लेते हैं अपन। ये रही देखो, नर्मदी, तापी और गोदावरी, ये 3 नदियां और थी, है ना, यहाँ पे लिखे हुए हैं नाम। यहाँ पे 3 नदियों के नाम और लिखे हुए हैं। तो चलते हैं अपन ढूंढ लेते हैं इनको। तो देखो पहली बात तो ये कि बे ऑफ बंगाल कोई नदी नहीं है, तो ए ऑप्शन तो ऐसे कट जाएगा। फिर सेम यही बात बी में है, तो बी ऑप्शन भी कट जाएगा। कि आपको इतना तो पता ही है भाई कि बंगाल की खाड़ी कोई नदी नहीं है, एक जगह का नाम है। अब देखो ब्रह्मपुत्रा, इंडस, गंगा, तीन तो ये हो गई। फिर नर्मदा, तापी और गोदावरी, तीन ये हो गई। तो सी सही होगा। विच पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस हैज एन एरर? कि भाई कौन सा जो सेंटेंस का भाग है उसमें गलती है। तो आपको देखो पढ़ना होगा पहले।
आई लिव ऑन ए टॉप फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस, है ना, व्हेन द विंड ब्लोज ऑल द विंडोज रेटल। कि भाई मैं क्या है, एक पुराने घर के ऊपरी माले पे रहता हूँ, जो सबसे ऊपरी माला है उस पे रहता हूँ, और जब हवा चलती है तो खिड़कियां रेटल करती है, खड़खड़ाती है। तो अब दिक्कत ये है कि आपको इसमें है ना, इन पूरे सेंटेंस में अपने को जितनी इंग्लिश आती है वो सारी लगानी है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि कभी भी किसी स्पेसिफिक चीज का नाम लिया जाता है या कोई स्पेशल चीज का नाम लिया जाता है ना, तो उसके आगे कभी एन नहीं लगता, है ना, उसके आगे हमेशा द लगता है। अब मेरे को आप एक बात बताओ, एक कोई बिल्डिंग है, उसमें टॉप फ्लोर कितने हो सकते हैं? सीधी सी बात है, एक ही होगा। जो टॉप पे होगा फ्लोर वो तो एक ही होगा। तो वो अपने आप में स्पेशल हो गया, क्योंकि बिल्डिंग के बाकी सारे फ्लोरों से वो स्पेशल है। क्यों? क्योंकि उसकी खासियत क्या है, उसको स्पेसिफिक कैसे कर दिया गया है कि वो टॉप फ्लोर है। तो ऐसी चीजों के आगे हमेशा द लगता है, जो अपने आप में या तो एक होती है या स्पेसिफिक होती है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए ए लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे द लिखा होना चाहिए था कि आई लिव ऑन दी टॉप फ्लोर, है ना, दी टॉप फ्लोर। तो क्या होगा, ए होगा इसमें ऑप्शन, कि कहाँ पे गड़बड़ी है, यहाँ पे गड़बड़ी है, एक ही जगह द आना चाहिए था। मैंने आर्टिकल की क्लास पढ़ा रखी है, वो पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे सही होगा। ये बात मैंने वीडियो में बताई नहीं थी, अब बता देता हूँ आपको कि भाई ये अपनी जो पीडीएफ है या जो ये पीपीटी आपको जो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे किड्स क्लासेस पे मिलेगी, जिसका लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें मैंने 5 पैसेज दिए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, और हर पैसेज के साथ 5% है। तो आपको ये करना ही करना है, ताकि आपके है ना भाई अच्छा हो सके, आपका पेपर अच्छा हो सके और आपकी प्रैक्टिस हो सके। और बाकी और मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन ये चीज आप करना है ना। चलिए आप वीडियो कंटिन्यू कीजिए, आगे चलते हैं। With a total of 45 matches, the T20 World Cup will composition of 2 rounds। तो देखिए ये सेंटेंस ये कहना चाहता है कि भाई टोटल मैच 45 होंगे, लेकिन ये 45 मैच है ना, ये 2 राउंड में करवाए जाएंगे, है ना। तो जब भी करवाए जाएंगे या करवाया गया ये भी आते हैं, तो आपको पता है ये सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो पैसिव स्ट्रक्चर होते हैं। और पैसिव स्ट्रक्चर में हमेशा क्या होता है कि भाई जो सिंपल टेंस है ना, जैसे इसमें फ्यूचर टेंस लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे फ्यूचर टेंस लिखा हुआ है, फ्यूचर सिंपल टेंस लिखा हुआ है। फ्यूचर सिंपल की कभी भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। हमेशा अगर फ्यूचर सिंपल की बात हो रही है ना, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूस की। तो हेल्पिंग वर्ब तो आनी चाहिए विल बी, है ना। और फिर यहाँ पे बेस फॉर्म नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए थर्ड फॉर्म। जैसे द T20 वर्ल्ड कप विल बी का है ना कंपोजिस्ट ऑफ 2 राउंड, है ना। तो यहाँ पे आएगा विल बी कंपोजिस्ट। तो दिक्कत कहाँ होगी, विथ टोटल यहाँ पे होगी, है ना, यहाँ पे विल भी आना चाहिए था, विल बी कंपोजिस्ट ऑफ 2 राउंड्स। तो सी ऑप्शन है ना वो सही होगा अपना। अगर जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती उसके लिए ये पर्सन थोड़ी सी टेढ़ी कीर है, आपको सीधी सीधे मैं एकदम क्लियर कट बात बता देता हूँ। तो इसको तो आपको अवॉइड करके चलना है। अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती तो नेगेटिव मार्किंग है, इसको छोड़ देना। और जिसको आती है वो देखो मैं लॉजिक बता रहा हूँ, उस हिसाब से कर लेना, है ना। अब है एम्बेजल, है ना, एम्बेजल। एम्बेजल का मतलब होता है गबन करना, गबन करना, या मतलब जैसे धोखाधड़ी दे के कोई पैसे हट जाता है ना, तो उसको बोलते हैं एम्बेजलमेंट। अब देखो, रेम्यूनरेट, क्लियर अप, बैलेंस, मिस अप्रोप्रिएट। क्लियर अप का मतलब तो होता है देखो क्लियर करना, बैलेंस का मतलब आपको पता ही है क्या होता है ना। अब मिस अप्रोप्रिएट का मतलब गबन करने से रिलेटेड होता है, कि मतलब ऐसा काम कर देना जो काम करना सही नहीं है, वो काम वहां के लिए मिस अप्रोप्रिएट है। तो इसके लिए इसका जो सिनोनिम होगा ना वो डी होगा। देखो मैं आपको सच बताऊं, मैंने इसका भी देखा था, मेरे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये नहीं होगा इसका, टू बी क्लियर। अब मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। बाकी अगर आपको देखो सही मतलब पता है एम्बेजल का, तो आप अपने आप कर लोगे, आपको और किसी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे एक सिंपल सी बात है, अब ये एंटोनिम पूछ रहा है, विलोम शब्द पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है ग्रम्पी का। तो ग्रम्पी होता है जैसे चिड़चिड़ा है और एकदम ऐसे गुस्सैल इंसान होता है ना, जैसे किसी को आप पूछते हो और वो आपके गले पड़ जाता है, तो उसे अपन कहते हैं कि ग्रम्पी इंसान, जिसका वही बिहेवियर अच्छा नहीं हो। जैसे मान लो आपने अपने किसी दोस्त को पूछा कि भाई आज तू लाइब्रेरी क्यों नहीं गया, और अब वो उछल के बड़े थार में, तने की तो मतलब है तेरे के घर को खाऊं, भला आज जैसी नौकरी में घणो ही पढ़ू तो यार क्यों करे। तो आप कहोगे यार मैंने इतना ही तो पूछा था कि तू आज लाइब्रेरी क्यों नहीं गया, इसमें इतना गुस्सा होने की क्यों बात है। इसमें इतना गुस्सा होने की बात इसलिए है क्योंकि उसका जो बिहेवियर है वो सही नहीं है, वो आदमी सही को नहीं, है ना, इस से दूरी बना लो तो ही बढ़िया है। तो इसका क्या होगा, ग्रम्पी का मतलब जिसका बुरा व्यवहार हो, तो भाई इसका विलोम शब्द होगा गुड नेचर्ड।
यानी जिसका व्यवहार अच्छा हो, ये सही हो जाएगा। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, है ना। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। इल टेम्पर्ड का मतलब होता है जिसका टेम्पर खराब हो, जो मतलब बहुत चुटकियों में गुस्सा आ जाए जिसको, इल टेम्पर्ड हो गया, ये भी नहीं होगा। एमिएबल का मतलब होता है जो भाई फ्रेंडली हो, है ना। तो ये भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा अच्छा ये होगा। देखो इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, तो ये भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा अच्छा ऑप्शन ए होगा। ये चीज आप ध्यान रखना, ज्यादा अच्छा ऑप्शन ए होगा। आगे चलते हैं। अब देखो ईडीएम है, गिव मीनिंग ऑफ द ईडीएम एट वंस विद एंड, यानी बुद्धि के अंत पे होना। जब आप बुद्धि के अंत पे होते हो तो आप कंफ्यूज होते हो, आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, है ना। तो अब देखो एनलाइटेन का मतलब तो होता है जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो ये तो नहीं होता। एक्सप्लेन का आपको पता ही है, व्याख्या करना, जो मैं कर रहा हूं वो भी नहीं होगा। क्लियर अप का मतलब होता है साफ करना, ये भी नहीं होगा। लेकिन परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज, है ना। ये कंफ्यूज का सिनोनिम है, तो परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज। अब देखो अगर आप लोग मेरे को कहोगे तो मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर की वीडियो ला सकता हूँ, जिसमें मैं आपको सारे एमसीक्यूज करवा दूंगा। कौन से? सिनोनिम और एंटोनिम्स के। अगर आपको ऐसा करना है तो मेरे को बता देना, मैं 50-60 जितने भी अच्छे परसेंट बनते हैं, जो आज से पहले पटवारी में, हाईकोर्ट एलडीसी में, एलडीसी में, और अपना ये क्या बोलते हैं रीट वगैरह में, और सेकंड ग्रेड में जितने भी ये सिनोनिम एंटोनिम्स आए हुए हैं ना, वो सारे मैं आपको करवा दूंगा अगर आप कहो तो। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि हाँ सर ओके, वरना मैं 2 ही वीडियो करवाऊंगा। वो भी कौन सी 2 वीडियो करवाऊंगा? एक तो ये प्रीवियस ईयर वाली। देखो प्रीवियस ईयर के मेरे को 40 ही क्वेश्चन बने मिले, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि भाई 2021 में जो पेपर हुए थे उन्हीं में इंग्लिश जोड़ी गई थी, उससे पहले इंग्लिश थी नहीं। तो 40% तो मैं ये लेके आया हूँ, और फिर 5 मैंने अपनी तरफ से और जोड़े हैं। जो आपके पैसेज है ना, वो 5 मैंने अपनी तरफ से और जोड़े, क्योंकि भाई अगर आपको ज्ञान हो तो अच्छा हो। ये जब वीडियो हो जाएगी फिर मैं वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, अच्छे अच्छे परसेंट लेके आऊंगा पीछे के एग्जाम में और में आए हुए, जिससे होगा क्या कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। मैं बहुत सारे पैसेज लेके आऊंगा, और सिनोनिम एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन लेके आऊंगा, और ये जो एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन है ये लेके आऊंगा, जिससे आपकी हो सके तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा डेवलप होगा, और आप है ना पेपर और क्लियर कर पाओगे। और देखो बाकी आप ये सारी भी है ना वो 10 वीडियोस के अंदर पढ़ सकते हो, और ये 10 वीडियोस मैंने करवा रखी है। आप अपने चैनल में जाओगे ना तो पटवारी नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें इंग्लिश देख लेना, मैंने ये सारे टॉपिक करवा रखे हैं। क्योंकि आपके जितने भी पर्सन है ना वो ज्यादातर फिगर ऑफ स्पीच से आते हैं, तो वो देख लोगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। तुक्का नहीं लगाना पड़ेगा ना, एक बार जरूर देख लेना वो 10 वीडियो। अब अपन बात करते हैं अपने अगले पैराग्राफ की। तो अगला पैराग्राफ है आपका नेचुरल राइटिंग। नेचर राइटिंग यानी प्रकृति से संबंधित लिखना। तो देखते हैं, अपन बात करते हैं कि नेचर राइटिंग इज नॉन फिक्शन और फिक्शन, प्रोज और पोएट्री अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट। कि जो नेचुरल राइटिंग है वो फिक्शन भी हो सकती है, नॉन फिक्शन भी हो सकती है, वो प्रोज भी हो सकती है, वो पोएट्री भी हो सकती है। किसके बारे में? नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में, अपने पर्यावरण के बारे में। नेचर राइटिंग इनकम्पास ए वाइड वैरायटी। भाई नेचर राइटिंग है वो अपने अंदर मतलब समाहित रखती है एक बहुत बड़ी वैरायटी को, वैरायटी ऑफ वर्क्स ranging from the those that place primary emphasis on natural historic fact, कि भाई ऐसे काम जो सिर्फ हिस्टोरिकल फैक्ट को ध्यान रखते हैं वो भी नेचर राइटिंग के अंदर आते हैं, जैसे कि फील्ड गाइड्स, है ना। दोज इन विच फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन प्रीम क्या है प्रीडोमिनेट, कि जो प्रीडोमिनेट करते हैं फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन को, वो भी किसके अंदर आते हैं? नेचुरल राइटिंग के अंदर आते हैं। इट इंक्लूड नेचुरल हिस्ट्री ऐसे, और हिस्ट्री यानी इतिहास में लिखे गए लेख भी इसी के अंदर आते हैं। पोएट्री पुरानी कविताएं भी इसी के अंदर आती है। ऐसे ऑफ सॉलिट्यूड, और जो अकेलेपन में लिखे गए ऐसे हैं, मतलब अकेलेपन के बारे में लिखे हुए ऐसे हैं, वो भी इसी के अंदर आते हैं। और मतलब ऐसे ऐसे जिसमें लोग कहते हैं कि वो शहर सार की दुनिया को छोड़ छाड़ के प्रकृति में चले गए, ऐसे ऐसे भी नेचुरल राइटिंग के अंदर आते हैं। और ट्रेवल के भी भाई, जो ट्रेवल लोग हैं जितने भी, और एडवेंचर राइटिंग है वो भी सारी नेचर राइटिंग के अंदर आती है। नेचर राइटिंग ऑफन ड्रॉज हेविली ऑन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट, कि जो नेचर राइटिंग है वो ज्यादातर रहती है किस पे? साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पे और फैक्ट पे, अबाउट द नेचर वर्ल्ड, किसके बारे में? नेचर वर्ल्ड के बारे में, पर्यावरण की दुनिया के बारे में। एट द सेम टाइम, और साथ ही इट इज frequently written in the first person and incorporate personal observation of and philosophical reflection upon nature।
और साथ ही मतलब ये बात साइंस और फैक्ट पे तो करती है, लेकिन साथ ही साथ ये फर्स्ट पर्सन व्यू भी होता है, यानी किसी का आंखों देखा एक्सपीरियंस होता है ना, वो भी लिखा जाता है इसमें। मान लो किसी ने पीले पत्ते देखे तो उसने कहने दिया कि ये दुनिया तो इस पेड़ की तरह है जो धीरे धीरे अपने विनाश की तरफ बढ़ रही है, यानी पत्ते धीरे धीरे पीले होंगे और वो पेड़ से नीचे गिर जाएंगे, है ना। तो ये क्या है, ये पेड़ एक दुनिया है जो धीरे धीरे अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है, या ये पत्ते हैं, ये इंसान है जो धीरे धीरे अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, ये सारे एक दिन खत्म हो जाएंगे, फिर से जिंदगी चालू होगी, पेड़ पत्ते फिर से निकालेगा। तो ऐसे करके फिलोसफिकल ज्ञान भी दे सकते हैं, दर्शन शास्त्र का हिस्सा भी हो सकता है। Modern nature writing traces its roots to the work of nature history that we are popular in the second half of 18th century। भाई ये कहता है कि 18वीं सदी के अंत में ना अपने को नेचर राइटिंग देखने को मिलती है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप में से कोई लिटरेचर का स्टूडेंट रह रखा है तो वो इस बात को अच्छे से समझेगा, बाकी आप सभी समझ जाओगे क्योंकि समझा जो मैं रहा हूँ कि जो 18वीं सदी थी ना, यानी देखो 18वीं सदी का मतलब होता है 1700 और 1800 के बीच की क्या समय, उसको 18वीं सदी बोलते हैं। तो 1798 में या 1780 के बाद है ना, लोग प्रकृति के बारे में लिखने लगे थे और उन्हें बोलते थे रोमांटिक राइटर्स। जो रोमांटिक लिखते थे, रोमांटिक का मतलब ये प्यार मोहब्बत बाबू सोना नहीं है, रोमांटिक का मतलब है नेचर के बारे में लिखना, है ना। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1798 में एक किताब लिखी थी जिनको बोलते हैं लिरिकल बैलेड। तो उसके बाद से शुरुआत मानी जाती है रोमांटिक एरा की। तो उस समय लोग क्या करते थे, ज्यादातर नेचर के बारे में ही लिखते थे। तो यही वो टाइम था जब ज्यादातर नेचर के बारे में लिखा जाता था। सेंचुरी एंड थ्रू आउट द 19th सेंचुरी, और पूरी 19th सेंचुरी यानी 1801 से लेकर 1899 तक, एन इम्पोर्टेंट अर्ली फिगर वाज द पर्सन नेचुरलिस्ट, की जो सबसे बड़े नेचुरलिस्ट थे वो थे कौन, गिलबर्ट व्हाइट। गिलबर्ट व्हाइट थे, वो बहुत बड़े नेचुरलिस्ट थे, मतलब सबसे बड़ा नाम था इनका प्रकृति के बारे में लिखने में। ए पायोनियरिंग इंग्लिश नेचुरलिस्ट, मतलब टॉप पे रहने वाले इंग्लिश नेचुरलिस्ट एंड ओरिंथोलॉजिस्ट। अब ये देखो कोई शाखा होती है जो मेरे को नहीं पता, ओरिंथोलॉजिस्ट। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज नेचर हिस्ट्री एंड एटिकेट्स ऑफ सोबर। अब ये अपनी दो किताबों के बारे में जाने जाते हैं, दो किताबों के लिए जाने जाते हैं, एक तो है नेचुरल हिस्ट्री और दूसरी है एटिकेट्स ऑफ सेल्बर्न। 1789 में लिखी थी इन्होंने किताबें। तो अब क्या होगा, अब आपको इस पे से पर्सन पूछे जाएंगे जिसको आपको जवाब देने हैं। नेचर राइटिंग एम्फेसिस ऑन, नेचर राइटिंग है वो जोर देती है किस पे, हिस्टोरिकल फैक्ट अबाउट नेचर, बिल्कुल सही बात है। फिलोसिबल फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ नेचर, बिल्कुल सही बात है। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, बिल्कुल सही बात है। अपन ये तीनों बात पैसेज में पढ़ के आए, तो क्या होगा, ये तीनों ही सही होंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा ये ऑल। एक दो तीन तीनों सही है भाई साहब, तीनों सही है। आगे चलते, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट इज द पीरियड विच मॉडर्न नेचर राइटिंग कैन बी टेस्ट। तो मैंने कहा था कि 18वीं सदी के बीच से लेके 19वीं सदी के अंत तक है ना, क्या माना जाता है, माना जाता है भाई आपके नेचर राइटिंग। तो क्या होगा, 1750 टू 1899, ये होगा इसका, है ना, 1899, क्योंकि यहां से तो 20वीं सदी शुरू हो गई। तो क्या होगा 1750 टू 1899, क्योंकि 18वीं सदी के बीच से लेके 19वीं सदी के अंत तक। विच स्टेटमेंट समराइज द अबव टेक्स्ट, कि भाई सब कौन सी ऐसी लाइन है जो ऊपर वाले टेक्स्ट को है ना, मतलब समराइज करती है, मतलब ऊपर वाले टेक्स्ट की जो ऊपर जितना भी पैसेज लिखा हुआ है उसकी थीम बता देती है एक लाइन में, है ना। तो देखो ये डी, देखो आप सबसे बड़े वाला पे सबसे पहले नजर मारो। द पैसेज टॉक अबाउट व्हाट नेचर राइटिंग इज, कि नेचर राइटिंग क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर राइटिंग, फिर ये डिफरेंट टाइप बताती है नेचर राइटिंग के और इसके स्टाइल भी बताती है, एंड अबाउट रूट एंड पायोनियर ऑफ मॉडर्न नेचर राइटिंग। तो डी होगा कि इसकी जड़ें बताती है और बताती है कि कौन था मॉडर्न पायोनियर नेचर राइटिंग। सबसे ये चीज मतलब थोड़ा सा इस पे दिमाग लगा लेना। बाकी ये चीज ध्यान रखना कि जो ऑप्शन जितना ज्यादा बड़ा होगा उसके सही होने के चांस उतने ज्यादा होंगे, है ना। तो ये भी थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो आप। विच वर्ड एप्टली डिस्क्राइब द वर्ड रिफ्लेक्शन एज यूज्ड इन द पैसेज, है, कि भाई अब विच वर्ड एप्टली डिस्क्राइब द वर्ड रिफ्लेक्शन। तो पहले अपने क्या करेंगे कि इसमें ये कहा गया है कि रिफ्लेक्शन है ना वो क्या करते हैं,
कि जो रिफ्लेक्शन वर्ड है वो पैसेज में यूज लिया गया है और किस तरह से यूज लिया गया है। तो देखो, जो रिफ्लेक्शन है वो पैसेज में यूज तो लिया गया है, लेकिन ये डिस्क्राइब क्या करता है? ये डिस्क्राइब करता है ओपिनियन को, है ना? जब वो मतलब जितने भी कवि थे वो नेचर को देखते थे तो वो अपने थॉट के रिफ्लेक्शन लिखते थे, यानी अपने ओपिनियन लिखते थे, है ना? अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर रिटन एज द पार्ट ऑफ नेचर राइटिंग। अब ये पूछ रहा है कि नेचर राइटिंग में कौन कौन से मतलब चीजें आती है नेचर राइटिंग में। तो देखो, अपन ने पैसेज पढ़ा था, उसमें ये लिखा था कि नेचुरल हिस्ट्री ऐसे आते हैं, जरूर आते हैं। ऐसे ऑफ सॉलिट्यूड एंड एस्केप आते हैं, जी बिल्कुल आते हैं। पोएट्री भी आती है, ट्रेवल एंड एडवेंचर राइटिंग ये सब भी आती है। तो ऑप्शन क्या होगा? 1 2 3, ऑल 1 2 3, ये सही होगा, क्योंकि आप ऐसे पीछे जाओगे ना, है ना, और यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। देखो, नेचुरल हिस्ट्री ऐसे, पोएट्री, इधर देखो, इधर है ना, इधर देखो, हिस्ट्री ऐसे, पोएट्री, सॉलिट्यूड ऑफ एस्केप, सॉलिट्यूड और एस्केप, एज वेल एज ट्रेवल एंड एडवेंचर राइटिंग। अब शुरू हो गई ये ग्रामर, है ना, तो ढूंढते हैं। देखो, posture refers to how your position, your body when you are sitting, है ना, सिटिंग, स्टैंडिंग और लाइंग डाउन। कि पोस्चर का मतलब है कि आप अपनी बॉडी को कैसे पोजीशन देते हो, जब आप बैठे रहते हो, आप खड़े रहते हो और आप सोए रहते हो। तो इसमें अब अपने को क्या करना है? इसमें अपने को गलती ढूंढनी है। तो देखो, पहले देखो पोस्चर, है ना, यानी पोस्चर यानी वही बात है कि किस तरह से आप अपने बॉडी को रखते हो। तो ये क्या है? एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना? ये अपने आप में सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। तो देखो, वर्ब क्या आगे जब भी एस लग जाता है ना, तो वो भी अपने आप में सिंगुलर होती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है ना? टू हाउ यू पोजिशन योर बॉडी। अब ये भी सही है कि यू क्या है, अपने आप में क्या है, वो प्लूरल है ना? और पोजीशन भी अपने आप में प्लूरल है, क्योंकि इसके आगे एल नहीं लगा, एस नहीं लगा हुआ। याद रखना कि नाउन के आगे जब एस लगता है तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन जब वर्ब के आगे एस लगता है ना तो वो सिंगुलर बन जाती है। ये चीज ध्यान रखना। योर बॉडी, व्हेन, यू के साथ आर आया हुआ है, फिर सिटिंग आया हुआ है, ये भी सही है, फिर स्टैंडिंग आया हुआ है, ये भी सही है, और लाइन लाइन हुआ है। तो इसमें कोई गलती नहीं है, तो ये होगा नो एरर। ये सेंटेंस सही है। आगे चलते हैं। देखो, ये आसान सा है, आपको एकदम मिनटों में आ जाएगा। इसमें भी अपने को एरर ही ढूंढना है। तो ये कह रहा है कि लास्ट मंथ द तालिबान कैप्चर 69 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द अफगान गवर्नमेंट। तो लास्ट मंथ तालिबान ने क्या किया? 69 डिस्ट्रिक्ट्स है ना, वो छीन ली किससे? अफगान गवर्नमेंट से। तो ये देखो, अब बताओ 69 अपने आप में सिंगुलर है या प्लूरल है? सीधी सी बात है, प्लूरल है। तो डिस्ट्रिक्ट क्यों आएगा? डिस्ट्रिक्ट्स आएगा ना, ऐसा आएगा इसके आगे। तो बस यही गलती, तो यही गलती है। तो ये देख लो कौन से ऑप्शन में कैप्चर 69 डिस्ट्रिक्ट्स, ये होगा। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि भाई 69 है वो अपने आप में प्लूरल है। तो प्लूरल के आगे प्लूरल, अगर नाउन को प्लूरल बनाना है तो उसके आगे ऐसा आएगा, तो इसमें तो ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे गलती है। गिव एज द सिनोनिम ऑफ बेलफुल। अब सिनोनिम पूछ रहा है बेलफुल का, तो देखो बेलफुल का मतलब होता है हानिकारक, है ना, सॉरी, हानिकारक। ठीक है, हानिकारक होता है। तो अब देखो, अनकवर्ड यानी बिना ढका हुआ, तो ये भी नहीं होगा। ट्रायल का मतलब भाई कोर्ट से रिलेटेड मान सकते हो या ऐसे भी ट्रायल मान सकते हो, ये भी गलत होगा। जेंटल का मतलब होता है आराम से, है ना? अब देखो, रुइनस है ना, उसका मतलब होता है खंडहर, या तो, है ना, खंडहर, या फिर क्या, नुकसान पहुंची हुई बिल्डिंग्स या नुकसान पहुंचाना। तो इसका मतलब ये क्या होगा? रुइन कर दूंगा मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगा, मैं तेरे को हानि पहुंचा दूंगा, ऐसा आपने सुना होगा ना? तो इसलिए इसका क्या होगा? बी सही होगा। देखो, क्वेल, अब ये इंटोनिम पूछ रहा है, यानी ये विलोम शब्द पूछ रहा है क्वेल का। क्वेल का मतलब होता है दबा देना, दबा देना, या भाई काम करना, या किसी को काम कर देना। यानी मान लो कोई गुस्से में है, तो आपने उसको शांत कर दिया, यानी आपको आपने उसको क्वेल कर दिया है। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो आपको पता है, कॉन्ट्रैक्ट यानी दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है। रिकमेंड करना यानी किसी को
किसी के बारे में मतलब बताना, जैसे आपने किसी ने पूछा कि टेलर कौन सा अच्छा है, तो आपने कोई अच्छा टेलर रेकमेंड कर दिया, यानी आपने किसी अच्छे टेलर के बारे में बता दिया, तो ये भी नहीं होगा। प्रेज का मतलब क्या होता है? तारीफ करना। देखो ये हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक दिया हुआ है इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है उत्तेजित करना। तो आप किसी को दबा रहे हो, तो उसका विलोम क्या होगा कि आपने किसी को उत्तेजित कर दिया, आपने किसी को जगा दिया, तो क्या होगा? इनसाइट होगा बी। सही उत्तर होगा बी। क्राई वुल्फ, रोता भेड़िया, है ना, रोता भेड़िया। तो ये क्या है? टू रेफर टू एम्फेसिस, टू हैव नो रिजल्ट, टू गिव फॉल्स अलार्म। तो आपने वो भेड़िए की कहानी सुनी होगी, उससे जोड़ देना उसको। उसमें वो लड़का बार बार में क्या होता है? झूठे अलार्म देता है ना, झूठी चेतावनी देता है। तो क्या कहता है? फॉल्स अलार्म देता है। तो इससे मान लो इसका क्राई वुल्फ यानी टू गिव फॉल्स अलार्म। आगे चलते हैं। अपन ने क्या कर लिया है? अपन ने दो पैसेज कर लिए है ना, अब अपन तीसरा पैसेज करने वाले हैं। तो देखो यही बात है, पैसेज को पढ़ना, वीडियो में किसी को पैसेज पढ़ते हुए देखना, एक एक शब्द का मतलब बताना थोड़ा सा बोरिंग होता है, लेकिन झेलना जरूरी है अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो। क्योंकि देख लो, चूरू की गर्मी में मैं आप लोगों के लिए बिना पंखे के बैठा हूँ, मेरी शर्ट सारी गीली हो रखी है, क्योंकि अभी अपनी ऐसी की औकात नहीं है ना। तो बस मैं भी अगर जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी आप कर लोगे तो आपका ही फायदा। अब मैं भी जो मेहनत कर रहा हूँ, मेरा तो कोई फायदा है नहीं, आपका ही फायदा है ना। क्योंकि आपको पता है कि मैं ये बता चुका हूँ वैसे तो एक दो बार बात, लेकिन मैं कुछ कमा नहीं रहा हूँ इससे। मैं आपको क्लियर बता दूं, ये मेरी जितनी भी मेहनत है ना, ये सारी आपके लिए ही है। क्योंकि आपको पता है इतने छोटे चैनल की इनकम स्टार्ट नहीं होती है इतने जल्दी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होगे कि सर आपके अपने फायदे के लिए नहीं, हमारे फायदे के लिए। देखो है इसमें कहीं ना कहीं मेरा फायदा, कि आज नहीं तो कल इन नियर फ्यूचर कभी हो सकता है कि शुरू हो जाए। मान लो आज से 1 साल बाद पेमेंट शुरू हो गई, लेकिन हो सके कि मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिले कि मैं इतना लंबा कंटिन्यू कर पाऊँ। तो अब आप फ़ायदा उठा सकते हो, फ़ायदा उठाओ। देखो मैं तो कोशिश यही करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके कंटिन्यू रखूँ। लेकिन ऊपर वाले की मर्ज़ी जो होगा वो आगे की बात है, अभी तो आप पढ़ो, हैं? तो अगला पेशेज़ करते हैं अपन। ए प्राइवेट वर्कस्पेस ऑलवेज़ हैड a private workspace always has Jane Austen to be oiled so that she always oiled had देखो एक सेकंड रुको, यहाँ पे गलती है। ए प्राइवेट वर्क स्पेस ऑलवेज हैड जेन ऑस्टन का जो प्राइवेट, इसमें ये लिखा हुआ था कि जेन ऑस्टन का जो प्राइवेट वर्क स्पेस है ना, उसमें ये क्या करती थी? अपने दरवाजों के जो कब्जे होते थे ना, जो हिंजेस होते थे, उनमें ये तेल नहीं डालने देती थी, ताकि कोई आए ना तो उसे सुनाई दे जाए, है ना। whenever someone was approaching the room was she brought, तो उसे पता चल जाए कि कोई आ रहा है ना। तो यहाँ तक तो ये होगा, शायद इसमें लिखने में थोड़ी गलती हो गई थी, कि कोई आए तो उसे पता चल जाए। तो वो दरवाजों के जो कब्जे थे ना, उनमें तेल नहीं देने देती थी। जेन ऑस्टन बहुत बड़ी लेखक है, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे लिखती थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। आगे देखो, विलियम फॉकनर, है ना, लेकिंग ए लॉक ऑन हिज स्टडी डोर। विलियम फॉकनर थे ना, उनका जो स्टडी रूम था ना, उनके दरवाजे पे लॉक नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? डिटेक्टेड डी सॉरी डी अटैच्ड है ये, डी अटैच्ड द डोर नॉब एंड बोट इट इनटू द रूम विथ हिम। तो उन्होंने क्या किया कि जो दरवाजा पकड़ने का जो हैंडल होता है ना, उसे निकाल लिया और अंदर ले गए, ताकि कोई आगे उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सके। क्योंकि जब डोर नॉब होगा ही नहीं तो लोग दरवाजा खोलेंगे कैसे, है ना। मार्क ट्वेन्स फैमिली knew better than to breach his study. They would blow a horn to draw him out. तो मार्क ट्वेन तो और ही तगड़े थे। क्यों? क्योंकि उनके परिवार वाले उनको छेड़ते नहीं थे। वो क्या करते थे? एक हॉर्न रखते थे। जब भी उनको बाहर बुलाना होता था ना, वो शंख या हॉर्न बजा देते थे। तो मार्क ट्वेन क्या करते थे? बाहर आ जाते थे। ग्रेहम ग्रीन वेंट इवन फर्दर। जो ग्राहम ग्रीन थे, वो भाई दो और ही चढ़ गए थे। Renting a secret office, only his wife knew the address and the telephone number। कि भाई उन्होंने, ग्राहम ग्रीन ने क्या किया? एक ऐसा मतलब ऑफिस किराए पे ले लिया जिसके बारे में कोई नहीं जानता था सिवाय उनकी बीवी के। तो सिर्फ उस ऑफिस का एड्रेस या तो उनकी बीवी जानती थी, और उस
एड्रेस का जो टेलीफोन नंबर था ना, उसको भी उसकी उनकी बीवी को ही पता था और किसी को नहीं पता था, ताकि वो प्राइवेटली अपना काम कर सके। आफ्टर ऑल एवरीवन ऑफ अस नीड ए प्राइवेट वर्क स्पेस। तो क्या है कि हम सभी को क्या चाहिए, एक प्राइवेट वर्क स्पेस चाहिए। अब मान लो ये मेरा प्राइवेट वर्क स्पेस है, ये मेरी ऑफिस है। मैं जिस टाइम वीडियो बना रहा होता हूँ, मैं जिस टाइम पढ़ा रहा होता हूँ, तो मेरे घर वाले मेरे को डिस्टर्ब नहीं करते, है ना। अब मान लो अगर कोई बच्चा भी दरवाजा खटखटाए और खटखटाए, तो घर वाले क्या करते हैं, उसको दूर ले जाते हैं कि भाई डिस्टर्ब ना कर दे। तो प्राइवेट वर्क स्पेस होना जरूरी है। अब मान लो यही वीडियो मैं बाजार में बैठ के पढ़ा दूं क्या, मेरे पीछे से बाइक जा रही है, कोई सब्जी वाला आवाज लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ ले लो, कोई कुछ ले लो, मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने में आओ भैया भैया ये गाड़ी ले लो, तो भाई नहीं पढ़ाया जा सकता। सिंपल सी बात है, मेरा भी ध्यान भटकेगा, आप लोगों का ध्यान भी भटकेगा। और बात छोड़ो आप, मान लो पीछे ये दीवार है, मैं इस पे भी कुछ ऐसा लगा दूं ना जिसमें ऐसे लाइट चलती रहे ऐसे, तो आप मेरी बोली से ज्यादा उसको देखोगे, आपका ध्यान भटकेगा। तो ध्यान भटकना बहुत आसान होता है, इसलिए कभी भी पढ़ो या कुछ भी करो तो प्राइवेटली बैठ के करो, अकेले में बैठ के करो। अगर मान लो 5 घर वाले बैठे और आप किताब लिए बैठे हो यार ना, और या आप मोबाइल में वीडियो चला के बैठे हो, तो आप उनको धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। पढ़ाई नहीं होगी ऐसे में, क्योंकि वो लोग अपनी बात करेंगे, ऐसे में पढ़ा नहीं जाएगा, है ना। तो क्या करना है, जब भी पढ़ो प्राइवेट वर्क स्पेस लेके पढ़ो। तो क्या करोगे, अब क्यों चाहिए अपने को, वेयर वी कैन वर्क ऑन आवर क्रिएशन अनइंटरप्टली, कि वहां अपन बिना डिस्टर्ब हुए अपने काम कर सके। इक्वली वी नीड अवर प्राइवेट स्पेस टू, और हमें अपना प्राइवेट स्पेस भी उतना ही जरूरी चाहिए। पहले बात कर ली प्राइवेट स्पेस की, अब देखो एक और आदत की बात करेंगे। ए डेली वॉक हैज ऑलवेज बीन ए मेजर टूल ऑफ इंस्पिरेशन, कि एक जो रोजाना की जो चहलकदमी होती है ना, वो बहुत बड़ा मेजर टूल रही है हमेशा से। किसके लिए, इंस्पिरेशन के लिए, प्रेरणा के लिए बहुत बड़ा साधन रही है। मैनी आर्टिस्ट के लिए, बहुत सारे कलाकारों के लिए, है ना। ए रेगुलर स्टॉल वाज एसेंशियली ए क्रिएटिव इंस्पिरेशन, कि एक रेगुलर स्टॉल है ना, एक रोजाना की चहलकदमी है, वो कई बार है ना बहुत बड़ा साधन साबित होता था एक बहुत बड़ी प्रेरणा के लिए। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए पहले प्रेरणा चाहिए, एक आइडिया तो होना चाहिए ना, उसके बाद ही तो आप उस पर काम करोगे। बोलते बोलते थक गया हूं मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। देखो पानी पीते रहा करो, जैसे लोगों की एडिया वगैरह फटी रहती है ना, या तुम्हारा थोड़ा थोड़ा सिर दुखता होगा, ये सारे काम तभी होते हैं जब शरीर में पानी की कमी आ जाती है। तो पानी पीते रहा। शरीर में पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। जितना ज्यादा पानी पीओगे उतनी अच्छी स्किन होगी तुम्हारी, ये बात और ध्यान रखना। जिनके चेहरे होते हैं ना थोड़े मुरझाए हुए से, मतलब नूर नहीं होता चेहरे पे, उनके शरीर में एक तो पानी की कमी होती है। थोड़ा ब्लड चेक करा लेना अपना, ब्लड कितना है। और प्रोटीन की कमी होती है उनके शरीर में, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपके शरीर में प्रोटीन कम है ना, तो आपके चेहरे की ऐसा रंग उड़ा सा दिखाई देगा। अब प्रोटीन कहाँ से पूरा करना है, जो नॉनवेज खाते हैं वो तो भाई मांस मछली से पूरा कर लेना, और जो नॉनवेज नहीं खाते वो सोयाबीन ले सकते हैं, है ना, दाल ले सकते हैं, और आप पनीर ले सकते हो, है ना। ऐसे करके आप भी कोशिश कीजिए कि आप अपना प्रोटीन पूरा करें, ताकि थोड़े खूबसूरत खूबसूरत देखो, जो रिश्ता रहा है दिक्कत नहीं होगा। नहीं वो एक और से पर जोक आया करे ने, एक रिश्तेदार गए हुए, तो लो जी ओही है मारो छोरो, तो मेरे रिश्तेदार के भाई जी बात तो दिखा दिए, और कोई ने ना दिखायो, डॉक्टर ने दिखाओ इन्हें, है ना। तो ऐसी बात मैं सुननी पड़ा, इस पहले मैं ही बता दूं सर। मैं यार मेरी एक बात सुनेड़ी एक नौकरी बिना रिश्ता रास्ता हुआ भी कोई नहीं आज गाड़े, तो देखो सीधी सी बात है, पटवारी की नौकरी बड़ी बड़ी हो, यानी वैसे पोस्ट छोटी होती है ये ग्रेड पे के हिसाब से, थर्ड ग्रेड टीचर से भी नीचे की होती है, लेकिन इसमें ये ऊपर वाली बहुत ज्यादा है। तो देखो पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है कि ऊपर की कमाई से हमेशा बचना। लेकिन अगर आप मान लो जो अपने मान लो इज्जत की कमाई भी खाओगे, तो दूसरों को थोड़ी पता है, दूसरों को तो लगेगा पटवारी है भैया अच्छे कमाता तो रिश्ते अच्छे आएंगे, है ना। शुरू शुरू गोरी गोरी छोरी का रिश्ता होगा। क्योंकि मेरा एक दोस्त था, ठीक है, वो मतलब पहले उसके कोई रिश्ते नहीं आ रहे थे, फिर वो नेवी में लग गया, तो वो कह रहा यार पता नहीं कहाँ से रिश्ते निकल निकल के आ रहे हैं। इतने दिन तो मेरे को कोई समझ में नहीं आ रहा था कि कोई लड़की है भी क्या दुनिया में, और अब रोजाना 10-5 रिश्ते आते हैं। तो फर्क पड़ता है नौकरी से। नौकरी से मेरी बात को क्या होता है, चलते चलते आगे बात करते हैं। अपन बात कर रहे थे कि चहलकदमी का क्या महत्व है। चार्ल्स डिकेंस
famously took 3 hour walk every afternoon and what he क्या कहाँ गया what he observed on them fed directly into his writing. चार्ल्स डिकेंस थे ना जिन्होंने ओलिवर ट्विस्ट लिखी थी, बहुत अच्छा नॉवल है, कभी पढ़ना। चार्ल्स डिकेंस ने ओलिवर ट्विस्ट लिखी थी। वो क्या करते थे, रोजाना 3 घंटे की है ना वॉक लेते थे, और वो जो कुछ ऑब्जर्व करते थे वो आके अपने काम में लिख देते थे, अपने नॉवेल्स में लिख देते थे। दोपहर में 3 घंटे की वॉक। भाई साहब ये बंदा था यूरोप में, तब इसने ले ली होगी आओ चूरू में खड्डा में दारू। 3 घंटा दोपहर में फिर लिया ना तो हॉस्पिटल ही लेके जाना पड़ा, वो तो ग्राहक को नहीं आऊंगा। तू बात करे लिखना की 3 दिन तक आंख मत तिवाड़ा घूमेगा, समझ में होनी आओगी हो रही होगी। बात करे दोपहर में चक्कर काटने की। आगे बात करा थॉमस हार्डी, ये भी एक लेखक थे। वुड रिटर्न ए वुड रिटर्न ए मूवमेंट अर्ली, है ना, कन्विंस दैट डूइंग सो वुड मेक हिम इल। अब थॉमस हार्डी थे ना, उनका ये मानना था कि अगर वो अपनी चहलकदमी से एक क्षण भी पहले आ जाएंगे ना, मतलब रोजाना मान लो 3 बजे का टाइम है, आज वो 2:45 पे वापस आ गए ना तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, उनका ऐसा मानना था। लुडविग वैन बीटवॉन, नाम देखो इनका, टुक लेंथ स्ट्रोल्स आफ्टर लंच, रोटी खाने के बाद में क्या करता, मस्त घूमता। कैरिंग ए पेन एंड पेपर, एक सॉरी पेंसिल और पेपर रखता कि जो कुछ भी दिखे या कोई भी अगर अचानक प्रेरणा आ जाए तो उसको लिख ले। वन ऑफ हिज लॉन्ग हाइक फ्रॉम, अब देखो यहाँ पे थे एरिक नाम से, अब यहाँ पे भी कुछ कट गया है, अब रेली रेली सॉरी, एक एरिक नाम का बंदा था, है ना। उसने क्या किया, वो बहुत बड़ा संगीतकार था, तो वो क्या किया, जब भी वो पेरिस में चढ़ाई चढ़ता था ना, सबअर्ब्स में जाता था जहाँ पे उसका घर था, वर्किंग सबअर्ब्स में, तो बीच में क्या था, सड़कों पे आपको पता है लैंप लगे होते थे पहले, सड़कों पे लाइट लगी होती थी, तो वो उनके नीचे बैठ के आराम करता था, तब उसे आइडिया आते थे और वो संगीत लिखता था अच्छे अच्छे। फिर हुआ क्या कि जब लड़ाई हुई थी ना, तो क्या किया कि उनको लाइटों को रात को बंद रखा जाने लगा, ताकि जो मतलब मान लो दुश्मन के जो एरोप्लेन है उनको दिखे ना कि नीचे शहर है ना, तो बंद रखा जाने लगा। उसके दौरान उसका क्या हुआ कि म्यूजिक घट गया, मतलब अच्छा म्यूजिक नहीं लिख पाया, किसी कारण की लैंप बंद कर दिए गए, अब उसे बैठने को वो जगह नहीं मिली, है ना। एरिक नाम का बंदा था। स्टॉपिंग अंडर द लैंप टू रोट, यहाँ पे भी रोट है, रोट डाउन आइडियाज दैट कम ऑन हिज जर्नी, इट रूमर्ड दैट व्हेन दोज लैंप्स वर टर्न्ड ऑफ, और आगे वही बात लिखी हुई है कि उसका म्यूजिक घट गया। ग्रेट वर्क्स हैड लिमिटेड सोशल लाइफ, कि भाई साहब जो जितने बड़े बड़े लेखक थे ना, उनकी क्या थी, जो सोशल लाइफ थी ना वो बहुत कम थी, यानी उनका सामाजिक जीवन नहीं था, अकेले अकेले में लगे रहते थे, बावड़े से लिखते रहते थे, है ना, मेरी तरह अकेले अकेले रूम में लगे रहते थे, रूम बंद करके लोग बाहर घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ मजे कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे अपने कैमरे से बात कर रहा हूँ, पता नहीं लोग देखेंगे भी नहीं देखेंगे, लेकिन देखेंगे, मेरे को विश्वास है देखेंगे। वन ऑफ साइमन डे ब्यूवियोर, है ना, क्लोज फ्रेंड पुट इट दिस वे, कि कोई दोस्त था किसका, सिमियोन डे बिवियोर का, ये बहुत बड़े लेखक थे। देयर वर नो रिसेप्शन पार्टीज, इट वाज एन अनक्लटर्ड काइंड ऑफ लाइफ, कि भाई वो कभी भी पार्टीज वगैरह देता ही नहीं था, कभी लोगों के बीच में बैठता ही नहीं था, बहुत ही उलझी हुई सी जिंदगी थी उसकी, है ना। ए सिंप्लिसिटी डिलिबरेटली कंस्ट्रक्टेड सो दैट शी कुड वर्क, कि जो अब ये लड़की है जो भी है ना, ये साइमन डे प्योर, ये अपनी जिंदगी इतनी सिंपल रखती थी कि कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना, वो आराम से लिख सके, तो वो पार्टी वार्टी नहीं रखती थी, नए दोस्त नहीं बनाती थी, लोगों के बीच में जाके बैठती नहीं थी, तो उनकी बातें उनके दिमाग में घूमती नहीं थी, ऐसी अपनी जिंदगी चल रही है। आप लाइब्रेरी में जिंदगी काट रहे हो, और आपको लाइब्रेरी में पढ़ाने के लिए मैं इस कमरे में जिंदगी काट रहा हूँ। To Pablo, the idea of Sunday was an at home day. पाब्लो पिकासो बहुत बड़े पेंटर थे अपने आप में, तो उनका संडे का क्या आइडिया था, मस्त घर में रहना और आराम करना, जैसे ये मेरा आइडिया है। मैं जैसे लोगों का होता है ना कंफर्ट जोन, कि भाई आप मतलब सबसे अच्छा क्या चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि अच्छा सा टीवी लगाओ, उसमें अच्छा सा मेरा फेवरेट शो लगाओ, मस्त मेरे पास अच्छी अच्छी खाने की चीजें हो, सर्दियों का टाइम हो, मैं कंबल में लपेट के अपने आप को मस्त मस्त खाना खा रहा हूँ गरम गरम, अपने को इस चीज में मजा आता है, अपने को बाहर घूमने का कोई शौक नहीं, सीधी सी बात है ना। क्यों परेशान होना, क्यों गाड़ियों में धक्के खाना, मतलब बहुत लोग पता नहीं क्या मजा आता है लोगों को इसमें।
अब देखो ये पैसेज किस बारे में, पहला सवाल यही है कि ये पैसेज किसके बारे में है ना। तो ये पैसेज इसके बारे में है कि अपन जीनियस लोगों की लाइफ से और उनके रूटीन से क्या सीख सकते हैं। सिंपल सी बात है, उनकी अपने को रूटीन बताया जा रहा है, तो भाई कुछ सीखने के लिए बताया जा रहा होगा, तो ये कह रहा है कि व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द रूटीन ऑफ जीनियसेस। अब वो राइटर थे ना, जो पहले बड़े बड़े राइटर्स थे, है ना, वो क्या था उनका, वो फॉलो करते थे एक डेली रूटीन को। बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि आपने मैंने बताया था कि एक लेखक थे, उनका नाम क्या था, एक बार मैं देख लेता हूँ। कहाँ गए, हाँ थॉमस हार्डी। वो देखो उन्होंने कहा था ना कि अगर वो 1 मिनट भी पहले आ जाए ना अपनी वॉक से, तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो वो परफेक्ट डेली रूटीन को फॉलो करते थे, ये चीज थी। दे हैड यूनिक लाइफस्टाइल, उनकी लाइफस्टाइल यूनिक थी। क्यों थी यूनिक, कि दे वर क्रिएटिव राइटर्स। आपको पता है कि जो लेखक ये लोग होते हैं, ये आधे बावड़े होते हैं, सटकेड़ी होती है इनकी। अब देखो ना, घुंघराले से बाल, बेन ऐसे रहते हैं, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, एकदम अपने आप में रहना, ये कैसी जिंदगी होती है, इनकी ऐसी जिंदगी होती है। ये दुनिया की बातों में बिलीव नहीं करते, ये अपने में ही रहते हैं। सम आर्टिस्ट रिजॉर्टेड टू वॉकिंग एज इट वाज। कुछ जो आर्टिस्ट थे, जो कलाकार थे, वो क्या करते थे, वॉक लेना पसंद करते थे, चहलकदमी करना पसंद करते थे। क्यों, क्योंकि ये क्या थी, क्रिएटिव इंस्पिरेशन थी, कि इसके कारण उनको क्या थी, प्रेरणा मिलती थी, इसलिए ये वॉक लेना पसंद करते थे। अब मैंने कहा था पाब्लो का, भाई जो संडे का आइडिया क्या था, घर पे रहना, टू एट एट होम डे, है ना, कि घर पे रहना और मजे करना। मेरी तरह था पाब्लो पिकासो जी, भी मेरी तरह थे। अब ये कह रहा है कि भाई फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। तो कौन सा जो सेंटेंस का भाग है उसमें गलती है। देखो तो देखो, माई लॉन, इसमें कोई गलती नहीं है। विच इज ओवरग्रोन, मेरा लॉन जो क्या है, ओवरग्रोन है। विच इज ओवरग्रोन, ठीक है, ओवरग्रोन नीड्स फीडिंग, कि मेरा जो लॉन है, यानी मेरा जो अहाता है ना, उसमें घास बहुत ज्यादा हो गई है और उसको कटाई की जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, माई लॉन अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि आपको पता है घर का अहाता एक ही होता है, माई लॉन। तो ये देखो, ये वर्ब रही, तो सिंगुलर ये है, सिंगुलर ये है, बिल्कुल सही बात है। और ये जिरेंट आया हुआ है, वर्ब आई हुई है, कैसे, वर्ब आई हुई है एज ए नाउन, तो ये भी सही है। और ये है एग्जेक्टिव फ्रेज, ये क्या कर रहा है, ये माई लॉन को डिस्क्राइब कर रहा है, ये भी सही है, तो इसमें कोई एरर नहीं। अगला चलते हैं। नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर व्हेन ही स्टॉप्ड कॉपिंग, कि जैसे उसने अपने टीचर को देखा, उसने कॉपी करनी बंद कर दी। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अभी मैंने कंजक्शन की क्लास ली है, उसमें मैंने बताया है कि नो सूनर के साथ है ना, कभी भी वैन नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ देन आएगा, सिर्फ और सिर्फ देन आएगा। तो गलती कहाँ पे है, इस वाले हिस्से में, है ना। नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है, तो वैन, हाँ वैन, ये देखो, ये यहाँ पे गलती है, बी वाले में गलती, बी वाले में गलती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, अगले पर्सन की बात करते हैं कि अपने को सिनोनिम बताना है प्रिस्पेसियस का। प्रिस्पेसियस का मतलब होता है रेडी अंडरस्टैंडिंग, यानी किसी चीज का पूर्ण ज्ञान होना, या किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान होना, या किसी चीज का क्लियरली ज्ञान होना। तो हेजी का मतलब तो होता है धुंधला, सब कुछ धुंधला है, धुंधला है सब कुछ, वो वाला धुंधला। श्रूड का मतलब होता है किसी चीज को साबित करना कोई उदाहरण दे के, तो ये भी नहीं होगा, धुंधला भी नहीं होगा। सिनोनिम पूछ रहा है ना। टॉलरेंट का मतलब होता है जो सहन कर लेता है, टॉलरेट कर लेता है, ये भी नहीं होगा। तो क्लियर होगा, यानी साफ होना, किसी चीज का ज्ञान होना, किसी चीज का साफ ज्ञान होना। देखो अब ये एंटोनिम पूछ रहा है डिलेंटेड का, है ना। डिलेंटेड का मतलब होता है सुपरफिशियल इंटरेस्ट, यानी ऊपरी ऊपरी इंटरेस्ट दिखाना, जानबूझ के ऊपर झूठा इंटरेस्ट दिखाना, है ना, झूठा इंटरेस्ट दिखाना। तो अब जो लोग प्रोफेशनल नहीं होंगे वही तो झूठा इंटरेस्ट दिखाएंगे किसी चीज में। तो डिलेंटेड का मतलब होता है झूठा इंटरेस्ट, एक तरह से इंटरेस्ट, झूठा इंटरेस्ट। तो देखो रैपिड यानी जल्दी, ये नहीं होगा। ओपिनियन भी नहीं होगा, स्टूपिड भी नहीं होगा, इसका मतलब होगा प्रोफेशनल। एंटोनिम पूछ रहा है ना भाई, डिलेंटेंट का मतलब जो प्रोफेशनल ना हो, यानी जिसको भाई ऊपर ही या झूठा इंटरेस्ट दिखाए, जो
और प्रोफेशनल का मतलब होता है जो भाई इंटरेस्टेड हो किसी चीज में, जो किसी चीज का इतना ज्ञान ले रखा हो कि वो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो। सिंपल सी बात है। गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। ए मैन ऑफ स्ट्रो, है ना। ए मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब होता है कि भाई बिना गुद्दे का इंसान। देखो एकदम तारा क्लियर मारवाड़ी में बताऊं तो इसो इंसान जी की बात को कोई मतलब नहीं बैठे, जी की बात में कोई वजन नहीं हुआ, अरे थाने कोई बात कही पीछे जाके पलट गई, है ना। वो गुद्दा वर्ड तो शायद मैंने गलत बोल दिया, आई एम रियली सॉरी, मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है इस सिचुएशन के हिसाब से। तो ऐसा पर्सन जिसके बात में दम ना हो, है ना, या जो अपनी बात पे टिका ना रहे, ऐसा आदमी होता है ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, यानी बिना वजन का आदमी, जिसकी बात में कोई वजन ना हो, ना, नो सब्सटेंस, ये होगा इसका सही उत्तर। यार अगर आप लोग कहो, है ना, सीरियसली अगर आप लोग कहो तो आपके लिए ये सिनोनिम एंटोनिम और इडियम्स की क्लास ले आऊंगा, एक बढ़िया रहेगा। पैसेज। अब आपको एक चीज बता दूं, अब तक आपने 3 पैसेज कर लिए, यानी आपने 3 पेपर कर लिए, 30% कर लिए। लेकिन ये वाला जो है ना, ये वाला पैसेज ये बहुत बड़ा है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आप लोग बोर होने वाले हो। अब तक हुए नहीं हुए मेरे को पता नहीं है, मेरे हिसाब से तो हो गए होंगे अभी तक भी, क्योंकि लोग इतनी बड़ी वीडियो नहीं देख सकते और मैं बनाता हूँ बड़ी वीडियोस, क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि भाई चीजों को क्यों रोक के रखना। जब आप एक बार में काम खत्म कर सकते हो तो चीजों को लंबा क्यों खींचना, है ना। तो अब ये वाला पैसेज है 4 पेज का। तो या तो वीडियो को तेज कर लो अगर करना चाहते हो, और अच्छे से समझना चाहते हो तो चुपचाप बैठे रहो और सुनो मेरी बात। Philosophy of education is label applied to study of the purpose, process, nature, ideas of education। कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन कहा जाता है पढ़ना, किसके बारे में पढ़ना, भाई पढ़ाई के पर्पस के बारे में पढ़ना, कि बच्चे को पढ़ाना क्यों चाहिए, उसकी प्रोसेस के बारे में पढ़ना, उसके नेचर के बारे में पढ़ना, और उसकी आइडिया के बारे में पढ़ना। जब आप शिक्षा के बारे में ये सब पढ़ोगे तो वो क्या कहलाएगा, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। इट कैन बी कंसिडर्ड ए ब्रांच ऑफ बोथ फिलोसफी एंड एजुकेशन। ये दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र दोनों की एक शाखा है ना। एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ ए स्पेसिफिक स्किल। किसी स्पेसिफिक स्किल या किसी स्पेसिफिक मतलब ज्ञान को सीखना या सिखाना ही एजुकेशन है। एंड imparting of knowledge, judgment and wisdom, and is something broader than the societal institution of education we often speak of। ज्ञान को, जजमेंट को और बुद्धि को, विजडम को, है ना, मतलब एक तो होता है नॉलेज, जो नॉर्मल ज्ञान होता है। नॉलेज और विजडम में अंतर होता है ना। नॉलेज होती है छोटी चीज, विजडम होती है बड़ी चीज। और जजमेंट को, इन सभी को बांटना क्या होता है, एक तरह से शिक्षा होती है। शिक्षा वो नहीं होती जिसे आजकल अपन समझते हैं, यानी स्कूल में जाना, टीचर का पढ़ा देना, अपना पढ़ लेना, ये शिक्षा नहीं होती। शिक्षा इससे बहुत बड़ा मतलब एक अर्थ रखती है, ये कहना चाहता है ये। Many educationists consider it a weak and woolly field। जो शिक्षा शास्त्र है ना, जो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है, उसको क्या कहते हैं कि जो दर्शन शास्त्र है ना एजुकेशन के लिए, उसको टीचर क्या मानते हैं, बड़े बड़े एजुकेशन जो शिक्षा शास्त्री है वो क्या मानते हैं, कमजोर शाखा मानते हैं। क्यों, क्योंकि चाहे सुनने में कितनी अच्छी लगो कि अपन इसमें पर्पस की पढ़ाई करते हैं, अपन इसमें आइडिया की पढ़ाई करते हैं, अपन इसमें प्रोसेस की पढ़ाई करते हैं, लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल है ना, वो काम नहीं है दुनिया में, है ना। मान लो आपने कहा कि सिर्फ बच्चे को ये नहीं सिखाना चाहिए कि उसे स्कूल में क्या पढ़ना है, उसे उसकी जिंदगी से रिलेटेड चीजें पढ़ानी चाहिए, उसे ऐसी चीजें पढ़ाओ कि उसे जिंदगी में आगे जाके काम आए। लेकिन अगर कोई ये पूछ ले कैसे, तो लोगों के पास इसका जवाब नहीं होता। ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल चीज है। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल वही बात है जो आगे मैंने बोली थी, वही लिखी हुई है। बट फिलोसोफर डेटिंग बैक टू प्लेटो, है ना, प्लेटो एंड एशियन ग्रीक हैव गिवन दिस एरिया मच थॉट एंड एम्फेसिस। लेकिन पुराने दर्शन शास्त्री कहा, कितने पुराने, सिकंदर के टाइम के, यानी प्लेटो जो मतलब 360 साल पहले थे ईसा मसीह से भी, उन्होंने इस एरिया में बहुत जोर दिया है और बहुत सोचा है इस एरिया के बारे में। एंड देयर इज लिटिल डाउट दैट देयर वर्क हैज
helped shape the practice of education over the millennia। और पिछले हजारों सालों में इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो प्लेटो, सुकरात और उन्होंने जो काम किया था ना, है ना, वो क्या था कि उन्होंने जो काम किया था, उन्होंने शेप दे दिया है हमारे एजुकेशन। मतलब अगर उनके जो भी स्टडी थी या उन्होंने जो भी अपने तर्क दिए थे, उससे हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बहुत ज्यादा प्रभावित है। ये लाइन ये कहना चाहती है। प्लेटो इज द अर्लीस्ट इम्पोर्टेंट एजुकेशनल थिंकर। जो भाई प्लेटो है वो सबसे पहले से था, मतलब सबसे पुराना था। एंड एजुकेशन इज एसेंशियल एलिमेंट इन द रिपब्लिक। और उसकी जो किताब थी ना रिपब्लिक, उसमें शिक्षा थी, वो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण हिस्सा था उस किताब का। और वो किताब किसके बारे में थी? दर्शन शास्त्र के बारे में थी और पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीति के बारे में थी। इन इट मतलब अपनी रिपब्लिक किताब के अंदर प्लेटो क्या करता है? ही एडवोकेट सम रेदर एक्सट्रीम मेथड रिमूविंग चिल्ड्रन फ्रॉम देयर मदर केयर एंड रेजिंग देम एज ए वार्ड ऑफ द स्टेट। कि भाई ये देखो प्लेटो क्या करता है, बहुत ही एक्सट्रीम बातें करता है। क्या बातें करता है? कि बच्चे को उसकी माँ से दूर कर देना चाहिए और उसे है ना राज्य की प्रॉपर्टी की तरह पाला जाना चाहिए, उसे पढ़ाना चाहिए जो उसे जरूरत है। ये बिल्कुल वैसी ही बात कर रहे हैं जैसे अपने प्राचीन भारत में होता था। क्या क्या होता था? गुरुकुल शिक्षा होती थी। बच्चा अपनी माँ से दूर रहता था, घर वालों से दूर रहता था और उसको अपने मतलब गुरु के सानिध्य में रह के ही पढ़ता था। जो गुरु पढ़ाता था वो पढ़ता था। द हाईएस्ट रिसीविंग द मोस्ट एजुकेशन, है ना। अब ये क्या बात करता था? प्लेटो कास्ट के बारे में और बात करता था। प्लेटो कहता था कि ऊंची कास्ट के बच्चों को ज्यादा अच्छा पढ़ाना चाहिए और कम कास्ट के बच्चों को कम पढ़ाना चाहिए, सो दैट दे कुड एक्ट एज गार्डियन ऑफ द सिटी एंड केयर फॉर द लेस एबल। तो ताकि वो जो भाई जो कम क्षमता वाले लोग हैं या जो दूसरे पर निर्भर लोग हैं, उनकी और अपने शहर की सुरक्षा कर सके। ही बिलीव्ड दैट एजुकेशन शुड बी होलिस्टिक। इसका मानना था कि एजुकेशन है वो होलिस्टिक होनी चाहिए, संपूर्ण होनी चाहिए। अब इसने क्या क्या इंक्लूड किया है एजुकेशन में? फैक्ट को इंक्लूड किया है, स्किल को, फिजिकल डिसिप्लिन को, म्यूजिक को, आर्ट को। तो इसने क्या कहा कि फैक्ट होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए, स्किल होनी चाहिए, फिजिकल डिसिप्लिन होना चाहिए और म्यूजिक भी होनी चाहिए, आर्ट भी होनी चाहिए। प्लेटो बिलीव्ड दैट talent and intelligence is not distributed genetically and thus it is not found in children born to all classes। प्लेटो कहता था कि जो भी टैलेंट है और जो ज्ञान है वो जेनेटिकली बच्चों में नहीं आता, यानी बच्चे टैलेंटेड पैदा नहीं होते या बच्चे ज्ञानी पैदा नहीं होते। इसीलिए ये कहता है कि हर कास्ट में ज्ञानी लोग पैदा नहीं होते, सिर्फ उच्च कुलीन बच्चे हैं वो ज्यादा ज्ञानी होते हैं। ये थोड़ी सी मतलब जात पात करता था, अच्छा आदमी नहीं था यार। Although his proposed system of selective public education for an educated minority of the population does not really follow a democratic model। लेकिन इसी बात अगर आज की दुनिया में करे जाओ तो जूता पड़े। ये लाइन ये कहना चाहती है कि जो भी उसने मॉडल प्रपोज किया था ना पढ़ाने के लिए, वो आज की दुनिया के हिसाब से काम का नहीं। अब बात करते हैं एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल कंसिडर्ड ह्यूमन नेचर, हैबिट एंड रीजन टू बी इक्वली इंपॉर्टेंट फोर्सेस। कि भाई साहब एरिस्टोटल ने कहा था कि ह्यूमन नेचर, उसकी आदतें और उसकी तर्क शक्ति है ना, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। किस चीज के लिए? टू बी कल्टिवेटेड इन एजुकेशन, एजुकेशन में बदलने के लिए। द अल्टीमेट एम ऑफ विच शुड बी प्रोड्यूस गुड एंड वर्चुअ सिटीजन। अच्छे और नेक सिटीजन को पैदा करना ही एजुकेशन का काम होना चाहिए। He purposed that teacher led their students systematically and that repetition be used as a key tool to develop good habits। अब एरिस्टोटल क्या कहता था कि भाई टीचर है उसको क्लास का नेता होना चाहिए और उसे बार बार रिपीटेशन करवाना चाहिए बच्चे को, ताकि क्या हो, अच्छी आदतें पैदा हो बच्चे में। लेकिन सोक्रेट है ना, जो सुकरात था, वो ये चीज नहीं मानता था। वो क्या कहता था कि बच्चों से बार बार प्रश्न करो, प्रश्न करोगे तो वो जब अलग अलग तरीके से जवाब देंगे तो उनके खुद के आइडियाज पैदा होंगे। वो ये कहता था, क्वेश्चनिंग हिज लिसनर टू ब्रिंग आउट देयर ओन आइडियाज। वही बात है। ही emphasized the balancing of theoretical and practical aspect of subject taught। वो कहता था कि किसी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी उतना ही पढ़ाना चाहिए जिसके उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को भी, जिससे वो दीन दुनिया में दोनों में काम आए उसे। among which he explicitly mention रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स। देखो अब इसने पढ़ाई के अंदर क्या क्या जोड़ा है? रीडिंग जोड़ी है, राइटिंग जोड़ी है, गणित जोड़ी है
ओई जो फालतू आदमी ओई जोड़ी गणित की जो जूता की फोटो लियो चप्पला की माला पहराओ गला पर बिठाओ और चक्कर कटाओ यार। म्यूजिक, संगीत, फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा, लिटरेचर, हिस्ट्री एंड ए वाइड रेंज ऑफ साइंस। तो ये कह रहा था कि 10वीं क्लास को है ना यूपीएससी का पेपर बना डालो, सब कुछ पूछ डालो उसमें, एज वेल एज प्ले, खेल। और तो मतलब ये कह रहा था कि जितना कुछ भी उसने सुना था ना पढ़ाई के बारे में वो सब कुछ जोड़ दो। विच ही ऑल्सो कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट, मतलब जिसको भी इन सारे जितने भी ये थे ना इन सबको ये इंपॉर्टेंट मानता था ये सारे सब्जेक्ट्स को। ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, भाई मध्यकाल के दौरान भी है ना, द आइडिया ऑफ पर्नलिज्म क्या होता है कि ऐसी चीजें सिखाना जिनका इंपॉर्टेंस है वो परमानेंट हो। यानी भाई अब जैसे फिजिकल एबिलिटी है, दौड़ना भागना खेलना है, शारीरिक शिक्षा है, इसका जो इम्पोर्टेंट है ना वो परमानेंट है। आज से 1000 साल पहले भी ये इतनी जरूरी थी जितनी आज जरूरी है। तो अब ये बंदा कह रहा है, जो अपना बंदा है ना जिस मिडिवियल पीरियड के दौरान, ये कह रहा है कि ऐसी चीजें बच्चे को ज्यादा सिखाओ जिनका भाई जो इम्पोर्टेंस है ना वो सर्वव्यापी हो और लंबा चले। अब ये थे कौन? सेंट थॉमस एक्वेंस ये कहते थे, इन्होंने किताब लिखी थी दी मैजिस्ट्रो, उसमें ये कहते थे कि पैनलिज्म बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पैनलिज्म होल्ड्स दैट वन शुड टीच दोज डीम्स टू बी एवरलास्टिंग इंपॉर्टेंट, एवरलास्टिंग इंपॉर्टेंस होगा, उनका महत्व कभी खत्म नहीं हो, टू ऑल पीपल एवरीवेयर, सभी लोगों के लिए। नेमली प्रिंसिपल एंड रीजनिंग नॉट जस्ट फैक्ट, ये कह रहा था कि प्रिंसिपल और रीजनिंग सिखाओ उन्हें, फैक्ट मत सिखाओ। क्यों? क्योंकि फैक्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। कारण ये है कि फैक्ट टाइम के साथ बदलते हैं। क्योंकि देखो न्यूटन से पहले अगर कोई पूछता था कि यार कोई चीज नीचे क्यों गिरती है तो लोग अलग कारण देते थे। न्यूटन के बाद वो फैक्ट चेंज हो गया, न्यूटन के बाद वो ग्रेविटी का रीजन देने लगे। तो फैक्ट है वो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। एंड दैट वन शुड टीच फर्स्ट अबाउट पीपल नॉट मशीन्स, कि पहले लोगों को लोगों के बारे में सिखाओ, मशीन के बारे में नहीं, और टेक्निक के बारे में मत सिखाओ। इट वॉज ओरिजिनली रिलीजियस इन नेचर, लेकिन जो अपने ये साहब थे ना जिनका नाम था, क्या नाम था, सर थॉमस एक्वेंस, जिन्होंने डी मैजिस्ट्रो किताब लिखी थी, ये जो पर्नलिज्म की बात कर रहे थे ये धार्मिक मतलब रूप दे के बात कर रहे थे। तो ये धार्मिक थी नेचर में। एंड इट वाज ओनली, लेकिन काफी बाद जाके है ना ये थ्योरी क्या की गई, सेकुलर की गई, यानी और चीजों में भी जोड़ी गई। ड्यूरिंग रेनेसा, पुनः जागरण के दौरान, यानी करीबन 14वीं-15वीं सदी के आसपास, है ना, द फ्रेंच स्केप्टिक मिशेल डी मोंटियाज, एक मोंटियाज नाम का बंदा था जो फ्रेंच था, वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू क्रिटिकली लुक द एजुकेशन। तो उन्होंने क्या किया, एजुकेशन पे ध्यान दिया, क्रिटिकली मतलब आलोचनात्मक तरीके से देखा एजुकेशन। यूजुअली फॉर हिज टाइम मोंटियाग वाज विलिंग टू क्वेश्चन द कन्वेंशनल विजडम ऑफ पीरियड, कॉलिंग इनटू क्वेश्चन द होल एडिफाइस ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो उन्होंने ऐसे सवाल किए जिन्होंने सारे एजुकेशन सिस्टम को है ना, सारे जो एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम के जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, एजुकेशन सिस्टम की एग्जिस्टेंस था ना, एडिफिस यानी एग्जिस्टेंस था ना, उसको पर्सन में डाल दिया, सवाल खड़े कर दिए उस पे। एंड implicit assumption that university educated philosophers were necessarily wiser than uneducated farmer workers। और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि भाई साहब सीधी सी और सिंपल सी बात है कि यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए फिलोसोफर है ना वो ज्यादा दिमागदार होंगे खेतों में काम करने वाले मतलब मजदूरों से। इन्होंने ये एग्जांपल दिया था। तो ये इतना बड़ा पैसेज मैंने पढ़ा है, मेरा भी गला दुखने लगा है। अब इससे रिलेटेड पर्सन करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि सुकरात और एरिस्टोटल है ना, उनकी अप्रोच में अंतर क्या था। तो देखो सुकरात तो एरिस्टोटल तो कहता था कि रिपीट करो चीजों को बार बार में सॉरी क्या है, एरिस्टोटल, हाँ, एरिस्टोटल तो कहता था कि बार बार में रिपीट करो, और सुकरात कहता था कि बच्चों से पर्सन करो ताकि वो अपने खुद के आइडिया डेवलप कर सके। तो यही चीज पहले ऑप्शन में लिखी हुई है कि एरिस्टोटल फेल्ट द नीड ऑफ रिपीटेशन टू डेवलप गुड हैबिट इन स्टूडेंट। वहीं सुकरात कहता था, सुकरात फेल्ट दैट स्टूडेंट नीड टू बी कंसिस्टेंट सॉरी कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन, कि उसे बार बार प्रश्न पूछे जाने चाहिए। तो ऐसे ही हो जाएगा। व्हाई डू एजुकेशनिस्ट कंसिडर फिलोसफी ए वीक एंड वूली फील्ड। तो भाई जो फिलोसोफर है, जो दर्शन शास्त्र है, जो मतलब जो शिक्षा शास्त्री है, वो दर्शन शास्त्र को एक मतलब कमजोर
कड़ी क्यों समझते हैं? क्योंकि इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है ना। ये अपन ने पढ़ा था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले पेज के लास्ट में लिखा हुआ है। हाँ ये रहा ना, देखो यहाँ पे ये लाइन पढ़ना आप, यहाँ पे लिखा हुआ है वीक एंड विली वॉली फील्ड। क्यों? क्योंकि इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। आगे चलते हैं, तो इसका ये सही हो जाएगा ना, ये सही हो जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पैरेललिज्म? तो देखो पैरेललिज्म बताया था मैंने आपको, जो एक्वांस भाई साहब थे उन्होंने ये टर्म दी थी, तो उन्होंने क्या कहा था कि ऐसी चीजें जिनका परमानेंट इंपॉर्टेंस हो, तो क्या होगा? इट रेफर्स टू समथिंग विच इज परमानेंट इंपॉर्टेंस, तो ए सही होगा। वर प्लेटो बिलीव अबाउट एजुकेशन डेमोक्रेटिक की, जो भाई डेमोक्रेटिक एजुकेशन में प्लेटो बिलीव करता था। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है सभी के लिए शिक्षा, इस तरह से समझ लो इसको, सभी की तरह शिक्षा। लेकिन प्लेटो तो कास्ट सिस्टम में बिलीव करता था, तो नहीं, नॉट एट ऑल, नहीं करता था भाई साहब बिलीव। अब जो एक्वेंस भाई साहब है ना, उन्होंने पर्पस ए मॉडल ऑफ एजुकेशन, उन्होंने जो प्रपोज किया था मॉडल एजुकेशन के लिए, उन्होंने जो मतलब चीजें सुझाई थी, लाइट चली गई है लेकिन आप लोग पढ़ते रहो, है ना। तो उन्होंने क्या किया था कि फैक्ट पे ज्यादा जोर नहीं दिया था। ऐसा क्यों? फैक्ट पे उन्होंने ज्यादा जोर क्यों नहीं दिया था? क्योंकि कारण है कि फैक्ट है ना, वो चेंज हो सकते हैं टाइम के साथ। मैंने आपको न्यूटन का उदाहरण दिया था, तो इस कारण उन्होंने ना फैक्ट पे ज्यादा जोर नहीं दिया, उन्होंने रीजनिंग पे ज्यादा जोर दिया कि बच्चे की तर्क शक्ति ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, फैक्ट तो चेंज होते रहते हैं। विच पार्ट ऑफ दिस, अब देखो एरर ढूंढने अपने को, तो देखो ही वाज नॉट considered for promotion because his performance was not as good as other members for the organization। इसमें यह कहा गया कि भाई उसका प्रमोशन के लिए उसको इसलिए कंसिडर नहीं किया गया क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी जितनी बाकी मेंबरों की थी। तो देखो किसी कंपनी की बात हो रही होगी, कंपनी के एम्प्लॉयज की बात हो रही होगी, है ना, क्योंकि तुलना की जाती है तो एक कंपनी के अंदर ही एम्प्लॉयज की तुलना की जाएगी, दूसरी कंपनी के एम्प्लॉयज से तो की नहीं जाएगी। तो फिर से पढ़ते हैं, देखो ये सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, तो ही के साथ वर्ब भी सिंगुलर है ना। ही वाज कंसिडर्ड, है ना। अब देखो सीधी सी बात है, अपने को पता चल गया पैसिव है, तो ये भी सही है। फॉर प्रमोशन बिकॉज, क्योंकि हिज परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस, ये भी अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, तो वाज सही है। नॉट एज गुड एज अदर मेंबर, एज गुड एज अदर मेंबर, ये भी सही है। ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होना था, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से, यहाँ पे प्लूरल नहीं सिंगुलर होना था। एक ही कंपनी की तो बात हो रही है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन की तो बात हो रही है, उसी से तो रिलेटेड होंगे सारे बंदे, तो यहाँ पे गलत है। तो अपन सी चुनेंगे क्योंकि सी में ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है ना, तो सी में गलती। फिर से देखते हैं, ऑफ द 3 वाइल्ड बीस्ट इन द केज दिस वन सीम्स द मोस्ट ferocious। तो देखो आपको सीधी सीधी क्लियर क्लियर पहले तो मैं उत्तर बता देता हूँ कि इसमें कोई एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये तो फ्रेज है ना, ये तो फ्रेज है, ऑफ द 3 वाइल्ड बीस्ट इन द केज। तो इसमें क्या होता है कि न तो वर्ब होती है न सब्जेक्ट होती है, दोनों में से एक चीज नहीं होती है ना। न तो वर्ब होती है न सब्जेक्ट होती है, दोनों में से एक चीज नहीं होती, जिसके कारण होता ये है कि ये अपने आप का पूरा मतलब नहीं दे पाती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रेज। फिर आगे सेंटेंस करते हैं, दिस वन, यह एक, तो यह एक अपने आप में सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आ गई। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब भी वर्ब के आगे एस या एस लग जाए तो वो सिंगुलर बन जाती है। द मोस्ट वेरियोसिस, और ये भी सही है अपने आप, तो नो एरर। देखो व्यूटुपरेट का मतलब होता है बुरा भला कहना, है ना। सिनोनिम पूछ रहे हैं तो बुरा भला कहना, बुरा भला कहना, है ना। अब्यूज का मतलब भी गाली देना, बुरा भला कहना, है ना। देखो ये तो हो गया इसका उत्तर। अब बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। अप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? शुक्रिया अदा करना, तो ये भी नहीं होगा। अप्रिशिएट करना शुक्रिया अदा करना एक तरह से। कॉपी यानी कॉपी करना, ये भी नहीं होगा। एनकरेज मतलब भाई उत्तेजित करना, साहस बढ़ाना, तो ये भी नहीं। देखो रिप्रोबेट मतलब जिसे एक तरह से भगवान ने छोड़ दिया हो, जिसकी किस्मत खराब हो एक तरह से, है ना। जिसकी अच्छी किस्मत नहीं हो, जिसे भगवान ने एक तरह से किनारे कर दिया हो, वो होता है रिप्रोबेट।
एलिवेटेड का मतलब तो ऊंचा उठाया हुआ, ये तो इसका नहीं होगा। एंटोनिम पूछ रहा है। क्लमजी यानी जो भाई एक तरह से बहुत ज्यादा गलतियां करे। लेविश यानी लग्जरी, तो ये भी नहीं होगा। वर्चुअस का मतलब होता है जिसके जो बहुत गुणी हो, जिसका सर पे एक तरह से ऊपर वाले का हाथ हो, तो बी होगा इसका एंटोनिम। इसे भगवान ने छोड़ दिया और इसके सर पे हाथ रख रखा है, तो अपने आप एंटोनिम हो गया। अब देखो एट द लॉगर एंड, इस मुहावरे का अर्थ चाहिए अपने को। देखो ये तो है एक तरह से एक पेडी, है ना, मान लो नीम की पेडी है, अपन बोलते हैं तना। तो भाई तू इस तरफ खड़ा है ना, तो मैं तो तेरी बात नहीं मानूंगा, मैं तो इस तरफ खड़ा हूँ, ये बात करना। यानी दो, एक चीज के दो किनारों पे खड़ा होना। मैं कह रहा हूँ कि एक चीज सही है तो सामने वाला कहेगा नहीं नहीं ये चीज तो एकदम गलत है, यानी वो मेरे से एकदम विपरीत खड़ा है, मेरे से एकदम डिसएग्रीमेंट में है ना, वो मेरे से कोई बात मतलब मेरी कोई बात मान नहीं रहा है, तो क्या होगा, किसी डिसएग्रीमेंट में होना। तो देखो टू बी ए स्ट्रिप यानी एक तरह से डिसएग्रीमेंट में होना। इन डिफिकल्टी भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, वेरी हैप्पी टुगेदर ये तो हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा, टू बी एट स्ट्राइफ, ये होगा इसका उत्तर। तो देखो मैंने प्रीवियस ईयर के सारे पर्सन करवा दिए हैं जो अभी तक आए हैं, है ना। अब आप लोगों को क्या करना है, मैंने 5 और ये दे रखे हैं, मैंने इसमें ना 5 और दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं 5, मैंने 5 दे रखे हैं पैसेज, और हर पैसेज के साथ 5 पर्सन है। तो आपको ये खुद करने, है ना, खुद करने और मेरे को बताना है फिर कि सर हमारे इतने में से इतने सही हुए। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। और आपको पैसेज के जवाब देने हैं और आपको ये पीडीएफ मिलेगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो उसके साथ जरूर जुड़ जाना। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। धन्यवाद।